आप किसी भी शॉप में जाइए और उसका सबसे पहले मॉर्निंग कस्टमर बन के जाइए, पहला कस्टमर, उसका पहला बिल नंबर आप ले लीजिए, डे एंड में जाइए सबसे एंड में और एक बिल ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में उसने कितने बिल काटे हैं। तो अगर मान लो उसने 100 बिल काटे और 1000 की उसकी एवरेज प्राइसिंग है, बिलिंग है, तो 1 लाख रुपए का सेल हो गया। जो फैमिलीज को टारगेट करते हैं वही इंडिया में ब्रांड बनते हैं। जैसे अगर आप नेस्कैफे की भी बात करें तो नेस्कैफे ने फैमिलीज को भी टारगेट किया है। नमस्कार दोस्तों, फाउंडर गैंग के नए इंटरव्यू सीरीज में आप सबका स्वागत है। कैफे बनाने का आइडिया तो आप सबको आया होगा, बट प्रॉफिटेबल बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज हम मिलने हैं निशांत सिन्हा से, जिन्होंने शुरुआत एज अ बरिस्ता 6000 रुपए से करी। बट इस साल उनके 10 कैफेज जो कि 4 ब्रांड्स के अंडर ऑपरेट करते हैं, मल्टीपल सिटीज, अब तो इंटरनेशनल भी खुलने वाले हैं, उससे 60 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार एक बूटस्ट्रैप कैफे बिजनेस को इतना प्रॉफिटेबल कैसे बनाया, क्या लोग गलतियां करते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, लोकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। वेलकम निशांत टू फाउंडर गैंग। थैंक यू सो मच। तो निशांत, एक बहुत बड़ा सवाल आता है और लोग बोलते भी है कि लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक कैफे के सक्सेसफुल होने के लिए। अगर किसी को कैफे खोलना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है लोकेशन फाइनल करने से पहले? सब लोग एक चीज के पीछे भागते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है काम करने का कि हाई स्ट्रीट में होना चाहिए, मोस्ट प्रीमियम लोकेशन आपका होना चाहिए, विजिबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए, इस तरह की चीजें जिससे लोग वॉक इन कर सके एंड थिंग्स लाइक दैट। मैं ये सोचता था कि यार खाना और पीना एक मतलब जो कोर है हमारा, फूड इंडस्ट्री या फिर कॉफी इंडस्ट्री, ये एक ऐसी चीज है ना कि हमारे को लोकेशन से मैटर नहीं करता। अगर हमको ये पता है कि यहाँ का चीज अच्छी है, इनका प्रोडक्ट अच्छा है, तो वी वोंट माइंड ट्रैवलिंग। तो मैंने जो भी प्रॉपर्टीज ढूंढी, मैंने कभी भी हाई विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं ली। मैंने हमेशा इंटीरियर्स में लिया है, मतलब जहाँ पे लोग कभी सोच नहीं सकते कि यहाँ पे एक कैफे हो सकता है, मैंने वहां पे लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा ओवरऑल रेंटल कम हो गया। अब जब ओवरऑल रेंटल कम हुआ तो लोगों ने कहा आप मार्केट कैसे करोगे, क्योंकि विजिबिलिटी तो है नहीं, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से प्लान किया इकोनॉमिकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह आ चुका था, चीजें काफी ईजी हो रखी थी। और उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे एड चलाना बहुत आसान था और बहुत सस्ता भी था, बहुत इकोनॉमिकल था। मुझे पहला 6 महीना पैसा खर्च करना पड़ा मार्केटिंग के ऊपर। 6 महीने के बाद जब मेरी प्लेस चल गई, लोगों को मेरा लोकेशन पता चल गया, तो लोग आने लगे, एड स्पेंड थोड़ा कम हो गया। बट अगर आप देखेंगे, अगर आपने हाई विजिबिलिटी के चक्कर में बहुत एक्सपेंसिव रेंटल आपने ले लिया होता हाई स्ट्रीट पे या फिर कहीं और पे, तो रेंटल तो आपको हर साल बढ़ेगा, तो वो खर्चा करवाना, कंट्रोल करवाना मुश्किल होता है। और इसी चक्कर में लोग फंसते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। फूड इंडस्ट्री के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आज लोग आपके पास खाना खा रहे हैं, कल किसी और के पास खाना खाएंगे, और वो बहुत ही नेचुरल है। सबको चेंज चाहिए, क्योंकि आप दाल चावल तो बेच नहीं रहे हो घर वाला कि आप डेली खा सकते हो, आप कुछ अलग चीजें बेच रहे हो, तो लोगों को चेंज चाहिए होता है। लोग डिफरेंट जगहों पे जाते हैं खाने के लिए। तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखें। अगर आपने एक्सपेंसेस अपने कंट्रोल में ना रखें, जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है मार्केट का 15 से 20% का रेंटल होना चाहिए, यही लोग पे करते हैं और लोग ओके हैं पे करने के लिए। मैंने कहा मैं 5% से ज्यादा नहीं करूंगा। अगर मेरा सेल 1 लाख रुपए है तो मैं 5000 रुपए ही रेंट दूंगा। मैंने मार्केट की स्टडी की कि इस एरिया में हम कितना धंधा कर सकते हैं, कितना बिजनेस कर सकते हैं। अगर मुझे पता चला कि मैं इस एरिया में 20 लाख रुपए का बिजनेस कर सकता हूँ, तो मेरा 5% रेंट जो 1 लाख रुपए है मैं वही दूंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा। आपने एक चीज बोली, आपने मार्केट स्टडी किया कि 20 लाख का धंधा में कर सकता हूँ, तो ये कैसे, कहाँ से कैसे पता चलता है? बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो मैं करता हूँ। ये बहुत ही यूजफुल टिप है। आप किसी भी शॉप में जाइए और उसका सबसे पहले मॉर्निंग कस्टमर बन के जाइए, पहला कस्टमर, उसका पहला बिल नंबर आप ले लीजिए और फिर डे एंड में जाइए सबसे एंड में और एक बिल ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन में उसने कितने बिल काटे हैं, सुबह से रात तक आपने बिल कितने काटे हैं। और फिर उसका एवरेज प्राइसिंग आपको पता है, कैफे के अंदर 700, 800, 1000 रुपए की एवरेज प्राइसिंग होती है। तो अगर मान लो उसने 100 बिल काटे और 1000 की उसकी एवरेज प्राइसिंग है, बिलिंग है, तो 1 लाख रुपए का सेल हो गया। तो इससे मोटा मोटी समझ में आ जाता है। तो पहले आप उनका प्रोडक्ट देख लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा आपके पास ये प्रोडक्ट है तो आप इतना धंधा कर सकते हो। थोड़ा तो गट फील पे खेलना पड़ता है। हाँ, अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि यार इंडिया में काफी सारे बाहर के भी कॉफी कंपनीज आ गए। स्टारबक्स भी आई थिंक फर्स्ट टाइम फेल हुआ था, सीसीडी एक टाइम में बहुत चला, अगेन फिर उसका भी डाउनफॉल हुआ। तो कंसिस्टेंटली बहुत सारी कॉफी कंपनीज आने की कोशिश करी थी एंड कंटिन्यूसली फेल हो रही थी, जबकि ये सारे कंपनीज बाहर बहुत एस्टेब्लिश्ड है। दिक्कत नहीं हुई? आपने ऐसा कुछ इनसाइट या गैप ढूंढ लिया था कि यार ये चीज अगर मैं पकड़ूंगा हो जाएगा? क्योंकि और सब तो फेल ही हो रहे थे। अभी भी आप देखेंगे कि वो स्टारबक्स ही इंडिया में जाके सेकंड टाइम टाटा के साथ वो सक्सेसफुल हुआ है, बट सक्सेसफुल वैसे कोई उतना ज्यादा हो नहीं पाया है। इन सब के अंदर मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स दिखी, जो मतलब मैंने जो काम किया और जहां से मुझे लर्निंग आई। एक तो ये जितने कैफेज जो ब्रांड है, कॉफी शॉप वाले ब्रांड है, ये सारे के सारे एक सर्टेन काइंड ऑफ सेगमेंट को टारगेट करते थे, यूथ। इंडिया एक ऐसा कंट्री है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और इंडिया में ना इमोशंस बहुत दिखता है, इंडिया में फैमिलीज बहुत दिखती हैं। आप इंडिया का कोई भी ब्रांड उठा के देख लीजिए, जो चाहे ग्लोबल ब्रांड हो, चाहे लोकल ब्रांड हो, चाहे नेशनल ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, उन्होंने फैमिलीज को टारगेट किया। जो फैमिलीज को टारगेट करते हैं वही इंडिया में ब्रांड बनते हैं। जैसे अगर आप नेस्कैफे की भी बात करें तो नेस्कैफे ने फैमिलीज को भी टारगेट किया है, घर घर के अंदर है, तो आपको फैमिलीज को टारगेट करना पड़ेगा। और दूसरा क्या था, कैफेज के साथ दूसरा बड़ा प्रॉब्लम क्या था, हमारी आदत है कि हम चाय की दुकान पे भी जाएंगे ना, तो हमको पता है यार उसके पास बिस्किट तो जरूर होगी, भैया चलो बिस्किट दे दो, नमकीन
तो दे दो, कुछ तो दे दो। तो हमको खाने का बहुत शौक है, हमारे तो फेस्टिवल्स भी खाने को लेके होते हैं, हर चीज हमारे लिए खाने के लेके। एंड आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट यही होता है कि यार अगर हम कुछ ड्रिंक करने जा रहे हैं तो उससे तो सिर्फ पूरा पेट भरेगा नहीं, तो पेट भर के आके पूरा वो मील ही हो गया उसका, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पीने गए फिर 1 घंटे बाद याद आ रहा है अब तो भूख लग रही है, वो पूरा एक काम एक ही बार में हो गया। हमको खाने में मजा आता है। तो मैंने जब अपना पहले कैफे स्टार्ट किया हैदराबाद 2017 में, तो मैंने कहा यार मैं स्पेशलिटी कॉफी तो कर रहा हूँ बट मुझे खाना भी करना है, बिकॉज मुझे ये पता है कि लोग खाने के लिए जरूर आते हैं। अगर हम खाना नहीं करेंगे तो हो सकता है हम इतने सक्सेसफुल ना हो पाए। तो आपने वही जैसे बोला कि अगर आप सिर्फ ड्रिंक या मतलब कॉफी ड्रिंक पे फोकस करते हैं, या तो बिल्कुल यूथ वाली जो कॉलेज के बाद आके थोड़ा पी लिया, या फिर बिल्कुल प्रीमियम वाली ऑडियंस अगर आपकी महंगी कॉफी होती जो कि सिर्फ कॉफी एक्सपीरियंस के लिए आती, बट क्योंकि आपने खाने पे इतना ज़्यादा फोकस किया, जो फैमिली है मे बी जो बच्चा मे बी कॉफ़ी ना पिए बट खाना उसको काफ़ी पसंद हो, तो पूरी फैमिली में से कोई भी एक जन बोल दे वो पूरी आ जाएगी फैमिली। तो निशांत, एक मान लो कि यार मुझे कैफ़े खोलना है, अब मुझे इसके इकोनॉमिक्स तो समझने पड़ेंगे। यूजुअल अगर मान लो कि मैं 100 रुपये का रेवेन्यू करता हूँ, तो आइडियली जो मेरे खर्चे हैं उसमें रेंट कितना % होता है, लेबर कितना % होता है, ये इक्विपमेंट्स कितना होता है, फूड का कितना होता है, आइडियल प्रॉफिट कितना बचता है और कितनी ऑक्यूपेंसीज में काम करते हैं, फिर आप इसमें क्या चेंजेस लेके आए जिससे कि आप इतने बढ़िया बूटस्ट्रैप में भी प्रॉफिटेबल कर पा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि सब लोग कहते हैं यार फूड बिजनेस है ना, अच्छा मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन तो 60% होता है और नेट मार्जिन 30% तो होता ही होता है, और लोग करते भी हैं और आप बनाते भी हैं। इनिशियली आप बनाते हो 1-2 साल 3 साल, फिर ठप हो जाते हो। मैंने ये गैप देखा था और मुझे समझ में आया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। हो सकता है 50 साल 60 साल पहले 70 साल पहले किसी ने एक रूल बना दिया कि आपको इतना मार्जिन पे ये धंधे में काम करना है, मैं क्यों सुनूं उसकी, मुझे नहीं फॉलो करना है वो। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जैसे है, जैसे 15 से 20% रेंट दे दो, 10-15% की सैलरी दे दो, 30% यहाँ चला गया आपका, 30 से 35% फूड कॉस्ट हो गया, 60-65% यहाँ चला गया, 10% आप ऊपर से और मिसलेनियस खर्चा मान लो, तो 25-30% का मार्जिन आप घर लेके जाते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे ना आई थिंक इसको ट्विस्ट करना है। अगर आप इंडियंस को, जैसे हमको ना बचपन से ही आटे दाल भाव का रेट पता है, हर बच्चा यहाँ पे जाता है बचपन में सब्जी मंडी सब्जी खरीदने, हमको पता है टमाटर कितने का है, चावल कितने का है, आलू कितने का है। उसको अगर अननेसेसरी प्राइस पे बेचोगे ना तो लोगों को खटकेगा। एक बार एक्सपीरियंस के लिए तो लोग आपके पास आएंगे, बट आपको उसकी कॉस्ट जस्टिफाई करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कि नहीं, मैं 25-30% मार्जिन पे काम नहीं करूंगा, मैं 15% पे करूंगा, बट मैं वॉल्यूम पे खेलूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रेंटल जो है 5% पे लेके आया, 5% रेंट दूंगा, 10% सैलरी की जगह 15% सैलरी दूंगा, बिकॉज हमारे बिजनेस में ना टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। हमारा जो बिजनेस होता है उसमें अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी कॉस्टिंग 30 रुपए होती है। मैंने कहा अगर मैं 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना तो मैं 40 रुपए वाली कॉस्टिंग करूंगा। मैं उससे क्या होगा, मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करूंगा। या तो अगर मेरी 30 रुपए कॉस्टिंग है तो मैं उसको 50 रुपए में बेचूंगा, मैं 100 रुपए में नहीं बेचूंगा। 40, 20, 60, 60 प्लस 5, 65, 15% में और मिसलेनियस खर्च कर दूंगा। तो मैं मोटा मोटी जो आ जाता हूँ 15 से 20% प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। फिर मैं 5% जो है मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि मैं फ्यूचर प्रोजेक्ट पे खर्च करूँ। ये जो महंगी जो चीजें हैं वो कुछ स्पेसिफिक सिटीज में, इन 3-4 सिटीज में ही आप ये महंगी चीजें बेच सकते हो। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है, इंडिया इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू मेट्रो सिटीज। इनफैक्ट आई वुड से कि इंडिया में मेट्रो सिटीज जो है, बड़े शहर है, तो बहुत सैचुरेट हो गए हैं, ज्यादा स्कोप नहीं है। तो ये जो स्मॉलर सिटीज जो बन के अभी आ रही हैं, जैसे लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, हैदराबाद, ये सारे शहर में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा वहाँ पे केयरफुल होकर बिजनेस करना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि अगर आपने कोड क्रैक कर दिया तो काम आपका हो जाएगा। जनरल अगर आपको कैफे में सेल्स बढ़ानी है या प्रॉफिट बढ़ाना है तो और क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं? अगर आपने बना लिया उसके बाद सेल्स या प्रॉफिट बढ़ाना है, वो कैसे कर सकते हैं हम? देखिए बहुत सारे ट्रिक्स तो हैं इसके, ठीक है, बट मैं बिल्कुल मिसलीड नहीं करूंगा अपने आपको और ऑडियंस को, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही इमोशन से बनता है। हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, मेहमान नवाजी का बिजनेस है। आप कस्टमर्स को खुश करो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आपका मार्जिन अपने आप बढ़ेगा, आपका सेल अपने आप बढ़ेगा। जैसे अगर आप मेरे पास आओ और अगर मैंने आपको बोला कि सर आप ना इसके साथ ये कॉम्बो ट्राई कीजिए, इसके साथ वो ट्राई कीजिए, आप इसके साथ ये ट्राई कीजिए और ये खाइए और ये खाइए, और अननेसेसरी मैंने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए, तो उसमें क्या होगा, कस्टमर विल फील चीटेड। हाँ, एंड एक बार वो हुआ तो दूसरी बार नहीं आएगा। आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बनाइए, आप उसे क्वालिटी पे फोकस कीजिए, आप कस्टमर्स को ऑप्शन दीजिए, गेस्ट को ऑप्शन दीजिए कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं और आप खुद चूज कीजिए। कस्टमर कुछ पूछे तो आप सही सजेशन दीजिए। इनफैक्ट अगर कस्टमर ओवर ऑर्डर कर रहा है तो आप बता दीजिए, बोल दीजिए पहले थोड़ा कम से स्टार्ट करते हैं, पहले 2-3 आइटम ऑर्डर कीजिए, फिर थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे ना कस्टमर गेस्ट के साथ, तो आपका सेल अपने आप बढ़ेगा। अब रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसी चीज है जो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कभी भी
प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट को डिग्रेड नहीं करना है, Okay. ये हमेशा थंब रूल है, उसको नहीं करना है। आपको क्या लगता है कि एक कैफे खोलने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है एंड आपको ऑफ कोर्स आपको कितनी लगी? इसका ना मतलब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बहुत ही बड़ा सवाल है। और पहले तो आपको अपना यूएसपी डिफाइन करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हो, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप एक कैफे, मेरे हिसाब से आप एक कैफे 15 से 20 लाख में भी खोल सकते हो, लोअर लिमिट भी नहीं है, आप उससे कम में भी खोल सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जिसका रेंट 20,000 रुपए है और आपने सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स खरीद लिए जो इकोनॉमिकल हैं, एंड आपने बहुत चीज़ प्लानिंग की, तो मेरे हिसाब से आप 10 लाख के अंदर भी कैफे खोल सकते हो। फाइनल मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि एक बिहार का लड़का 6,000 रुपए की नौकरी से शुरू करता है, ऑफ कोर्स बहुत साल मेहनत करी, सेविंग्स किया, सीखा, बट अब इस स्टेज में आ गए कि यार 10 कैफेज हैं, 4 सेपरेट ब्रांड्स हैं, 60 करोड़ का रेवेन्यू होगा इस साल, इंटरनेशनल एक्सपेंशन होगा। तो ओवरऑल आप ये जर्नी को कैसे देखते हैं एंड क्या मंत्रास रहे जिसकी वजह से आप अभी इतने सक्सेसफुल हो पा रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं कि कभी भी रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो, मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे इससे ये मिलेगा, आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। जैसे वो कहते हैं कि लोग उनसे पूछते हैं कि तुम इतने काम क्यों रहते हो, कहते हो कि मैं रिजल्ट नहीं सोचता हूँ, मैं प्रोसेस पे फोकस करता हूँ कि प्रोसेस कैसा है, उसके ऊपर फिर जो मिलता है सही है। तो आप काम करते रहिए, ड्रीम बिगर, बड़ा सोचिए। जब तक आप जितना ज्यादा बड़ा नहीं सोचेंगे ना, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। छोटा सोचेंगे तो फिर उससे कम ही मिलेगा। हाँ। तो बड़ा सोच रखिए, आप बड़ा सोचो और देन फिर मेहनत करो, नॉलेज, जैसे कि बोला, नॉलेज लाओ, फिर लक्ष्मी आएगी। सरस्वती का वास कर लो अपने पास। हाँ। अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी कहीं नहीं है। तो थैंक्स निशांत यार, आपने इतना टाइम दिया, थैंक्स अ लॉट। एंड होपफुली आप सबको वीडियो काफी पसंद आई होगी। कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया यार, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ, एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स के साथ जो कैफे खोलना चाहते हैं उन सबके साथ जरूर शेयर करना। आगे हम ऐसे ही एक और जबरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ मिलेंगे आपको।